नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कालूराम, सहायक आचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। फिलोसॉफी में दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, और पेपर सेकंड है उसका नाम है तर्कशास्त्र। लॉजिक के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसके लेखक हैं एम इरवम कॉपी। लॉजिक में आज का जो टॉपिक है वो है कि भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, और भाषा के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है भाषा के, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि भाषा है क्या। विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। वायुमंडल में व्यापक ध्वनियों में से कुछ चुनिंदा ध्वनियों के संकेत चिन्ह ही अक्षर हैं। अक्षर वह है जिसको आगे डिवाइड किया जा सके, डिवाइड नहीं किया जा सके। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। अक्षरों के सार्थक समूह, जब कई सारे अक्षर मिल जाते हैं तो उनके सार्थक समूह, अर्थपूर्ण जो समूह है उसको शब्द कहा जाता है। वो सबसे छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से आगे की इकाई है वो शब्द है। वो शब्दों से मिलके आगे वाक्य बनते हैं। तो अक्षरों का ऐसा कोई भी संगठन जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। भाषा की तीसरी इकाई है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। भाषा, वाक्य ही भाषा है, और वाक्य भाषा की वह इकाई है जो एक पूरा विचार अभिव्यक्त करती है। हम कोई भी विचार जो है वो भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो भाषा के तीन रूप या तीन प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली जो भाषा है वो है सूचनात्मक भाषा। भाषा का प्रथम कार्य दूसरे व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना है। सभी सूचनाएं सत्य नहीं होती। हम जो सूचना प्रेषित करते हैं वो आवश्यक नहीं कि वह सूचना सत्य हो। जो सूचना किसी तथ्य पर आधारित होती है वे ही सत्य हो सकती है। लॉजिक में जो सूचना किसी फैक्ट पर बेस्ड है वे ही सत्य हो सकती है। तथ्यों पर आधारित सूचना भी सत्य असत्य हो सकती है। सूचना जब किसी तथ्य के अनुसार होती है या सूचना जब किसी तथ्य के अनुरूप होती है तो वह सूचना सत्य सूचना कहलाती है। और सूचना जब तथ्यों के अनुरूप नहीं होती है तो वे असत्य सूचनाएं कहलाती हैं। तर्क वाक्यों को स्वीकार करने या निषेध करने में, युक्ति उपस्थित करने में प्रयुक्त भाषा का उद्देश्य सूचनात्मक ही होता है। इस संदर्भ में हमें सूचना शब्द का प्रयोग अनुचित सूचना के अर्थ में भी करते हैं, जिसमें सत्य असत्य तर्क वाक्य और उचित अनुचित युक्तियां होती हैं। सूचनात्मक भाषा का संबंध उन तथ्यों से होता है जिनका वर्णन किया जा रहा है या जिनका वर्णन किया जा सकता है। वे सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं, वे सामान्य हैं या विशेष है। इन सब बातों से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तर्कशास्त्र में सूचनात्मक भाषा का ही मुख्यतः प्रयोग होता है। तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को तर्क वाक्य या प्रतिज्ञप्ति कहा जाता है। तर्कशास्त्र में प्रयुक्त जो वाक्य होंगे उन्हें हम प्रोपोजिशन कहेंगे, उन्हें ही हम तर्क वाक्य कहेंगे, उन्हें ही हम प्रतिज्ञप्ति कहेंगे। यह प्रतिज्ञप्ति शब्दों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम सत्य असत्य कह सकते हैं। तर्क वाक्य जो होगा उसमें केवल दो ही शर्तें होगी कि या तो वो सत्य होगा या वो असत्य हो। इन दो परिधियों के बाहर वो नहीं जा सकता। भाषा का दूसरा प्रकार है अभिव्यक्त्यात्मक भाषा। भाषा का दूसरा रूप मनोभावों को अभिव्यक्त करना है। जब भाषा का प्रयोग भावनाओं या संवेगों की अभिव्यक्ति करने के लिए किया जाता है या उन्हें जागृत करने के लिए किया जाता है तब यह अभिव्यक्तात्मक कार्य संपादन करती है। तो एक कार्य होगा सूचनात्मक और दूसरा कार्य हो गया अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्ति का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है। जब कोई अकेले में अपने आप को कोसता है या जब कोई व्यक्ति अकेले में प्रार्थना करता है तो उसकी भाषा
उसके संवेगों को अभिव्यक्त करने का काम करती है। इसके उल्टा, जब एक वक्ता अपने श्रोताओं को किसी कार्य के लिए नहीं बल्कि अपने उत्साह को अनुभूति करने के लिए उकसाता है, जब मैंने एक भीड़ खिलाड़ियों को शाबाशी देती है, तो वह भाषा का उद्देश्य केवल वक्ताओं की भावनाओं को अभिव्यक्ति देना ही नहीं, वरन उन्हीं भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों में जागृत करना भी होता है। इस प्रकार अभिव्यक्तात्मक भाषा का प्रयोग अपनी प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने में या फिर किन्हीं दूसरे व्यक्तियों में इन्हीं प्रवृत्तियों को जगाने में भी किया जा सकता है। वक्ता के ये दोनों कार्य एक साथ भी कर सकता है। यानी भाषा का कार्य है केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करके सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी भावनाओं को जागृत करना भी भाषा का उद्देश्य हो सकता है। तो कोई व्यक्ति एक साथ ये दोनों उद्देश्य भी पूरे कर सकता है। अभिप्रेरणात्मक या निर्देशात्मक भाषा, भाषा का तीसरा कार्य जो है वो सूचनात्मक अभिव्यक्तात्मक के साथ है अभिप्रेरणात्मक। जब भाषा के द्वारा किसी अन्य के विचारों को प्रेरित किया जाता है या उसे कोई निर्देश या आदेश दिया जाता है, तो उसे अभिप्रेरणात्मक भाषा कहते हैं। आज्ञा, प्रार्थना आदि निर्देशात्मक भाषा के स्पष्टतम उदाहरण हैं। जब माँ अपने नन्हे बच्चे को भोजन से पूर्व हाथ साफ करने को कहती है, तो उसका उद्देश्य उसे कोई सूचना देना नहीं है, न ही उसको उत्तेजित करना है, बल्कि उसकी भाषा का उद्देश्य है कि अपने बच्चे को निर्देशित करना, अपने बच्चे को आदेशित करना कि आपको ये कार्य करना चाहिए। जब वही माँ दुकानदार को अपने घर पर कुछ सामान भेजने के लिए कहती है, तब वह पुनः भाषा का प्रयोग निर्देशात्मक रूप से कार्य को प्रेरित करने के लिए करती है। प्रश्न पूछना सामान्यतः उत्तर की मांग करना है, इसलिए इसे भी निर्देशात्मक प्रबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भाषा के ये तीन मौलिक भाग हैं या ये मौलिक कार्य हैं। इन तीनों के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य कार्य संपादन का भी है, सूचनाओं का संपादन करना। जैसे विवाह के अंत में जब पंडित कहता है कि मैं अब आपको पति पत्नी होने की घोषणा करता हूँ, तो उसके ये शब्द जो कुछ भी वह कहता है इसकी सूचना भर नहीं देते, वरन उचित परिस्थितियों में जो भी कार्य जिस भी रूप में संपादित किया गया है उसका उसको संपादन की सूचना भी देते हैं। ऐसे संपादनात्मक कथनों में कृत्यात्मक क्रियाएं भी शामिल रहती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक भाषा के प्रधान कार्य तीन है। सूचनात्मक भाषा का संबंध होने से यानी टू बी से है। अभिव्यक्तात्मक भाषा लगने की भाषा होती है, जैसे मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा महसूस हुआ। और अभिप्रेरणात्मक भाषा का संबंध किसी अन्य के मनोभावों को प्रेरित करने से है। इस प्रकार से भाषा के मुख्य तीन मौलिक कार्य हैं। कल हम इसी के आगे निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या होता है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।